नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर जो है ABST फर्स्ट, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स यानी विभागीय खातों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम जानते हैं विभागीय खाते हैं क्या। जब कोई व्यापार अनेक प्रक्रियाओं प्रोसेसेस के अंतर्गत किया जाता है अथवा एक ही संगठन के अंतर्गत अनेक कार्य किए जाते हैं तो प्रत्येक कार्य को अलग अलग विभाग में विभक्त कर दिया जाता है। यानी एक ही व्यक्ति है, मान लो ए कोई है, ए का बिजनेस, उसमें मैन्युफैक्चरिंग काम अलग है, रिपेयरिंग काम अलग है और सर्विसिंग काम, सेल्स का काम अलग है। तो ये तीन प्रकार के काम हो गए। तो इन तीनों प्रकार के काम करने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग विभाग में इनको बांट देते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग कर दिया, रिपेयर डिपार्टमेंट अलग कर दिया, सेल्स डिपार्टमेंट अलग कर दिया। तो इसी प्रकार यद्यपि ऐसे सभी विभाग एक ही व्यापार केंद्र होते हैं तो उन सभी की लाभ हानि मिलकर व्यापार की वास्तविक लाभ हानि होती है। यानी तीनों चार जो भी डिपार्टमेंट है उनका जो प्रॉफिट है वो जुड़कर ही बिजनेस का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी है। प्रत्येक विभाग का लाभ हानि ज्ञात करने हेतु अलग अलग लाभ हानि खाता बनाया जाता है। तो प्रत्येक विभाग का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाएगा। अब डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, विभागीय व्यापार तथा लाभ हानि खाता उन्हीं नियमों का आधार बनाए जाते हैं जो सामान्य व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाने के लिए अपनाए जाते हैं। यानी इनको बनाने का वही नियम है जो सामान्य व्यापार हेतु लाभ हानि खाता बनाने के लिए जो नियम होते हैं वही इसमें नियम है। अंतर केवल इतना है कि प्रत्येक विभाग का व्यापार तथा लाभ हानि दिखाने के लिए खानेदार विधि अपनाई जाती है। यानी इसमें कॉलम बना देंगे हम, जैसे ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट और सी डिपार्टमेंट, यानी जो डेबिट साइड में जाएगा और क्रेडिट साइड में भी A, B, C तीन डिपार्टमेंट, यानी कॉलम जो खानेदार विधि है, कॉलम सिस्टम है, वो अपनाया जाएगा। जो वह जिस विभाग से संबंधित होता है वो उस विभाग के कॉलम में दिखा देंगे और जो वे जॉइंटली होते हैं, संयुक्त होते हैं, उनका हम किसी उचित आधार पर बांटकर और फिर डिपार्टमेंट्स में दिखा देंगे। अतः विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाने के लिए व्ययों का बंटवारा करना महत्वपूर्ण है। जो एक्सपेंसेस जॉइंटली होते हैं उनको बांटना भी ज़रूरी होता है। अब व्ययों का बंटवारा करने के लिए इसमें तीन प्रकार के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय, दूसरा है बंटवारे योग्य व्यय और तीसरे होता है मध्य जो बांटे नहीं जा सकते। ऐसी कई आइटम ऐसे होते हैं जो उनको हम बांट नहीं सकते हैं। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो सब बंटे होते हैं, सेकेंड हमारा एलोकेबल एक्सपेंसेस और थर्ड है आइटम विच कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो फर्स्ट हम लेते हैं प्रत्यक्ष व्यय। तो प्रत्यक्ष व्यय से यहाँ से उन व्यय से होता है जो प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग किए जाते हैं। यानी इस प्रत्यक्ष व्यय में पता है भी ये डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस है, बी का ये है, सी का ये, यानी जो उसी डिपार्टमेंट से सीधे संबंधित होते हैं। जैसे एक के लिए मानो परचेज किया 5,000 रुपये का हमने परचेज किया, तो ये एक्सपेंसेस है वो सीधा ए से संबंधित है। यानी जो प्रत्यक्ष एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी विभाग में डेबिट करते हैं जो उससे संबंधित होता है। सेकंड है बंटवारे योग्य व्यय, एलोकेबल एक्सपेंसेस। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो संयुक्त रूप से किए जाते हैं। इन व्ययों को उचित आधार पर बांटकर संबंधित विभाग में डेबिट किया जाता है। ये आधार निम्नलिखित हो सकते हैं। यानी कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो जॉइंटली होते हैं, उनको किसी उचित आधार पर बांटना होता है। अब ये आधार कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट हमारा है बिक्री का आधार। कुछ व्यय स्पष्ट रूप से बिक्री से संबंधित होते हैं और उनका बंटवारा विभिन्न विभागों की बिक्री के आधार पर किया जाता है। जैसे डिस्काउंट ऑन सेल्स है, ये सेल्स पर डिपेंड है। कमीशन ऑन सेल्स है, बेड डेबिट्स है, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेज है, फ्राइट ऑन सेल्स है। इस प्रकार के खर्चे जो सीधे बिक्री से संबंधित होते हैं उनको विभाग की बिक्री के अनुपात में बांट देंगे। सेकंड है क्रय का आधार। जैसे बिक्री का आधार है उसी प्रकार क्रय का आधार, और ऐसी मध्य स्पष्ट रूप से क्रय से संबंधित होती है, उनका बंटवारा
विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले क्रय के अनुपात में किया जाता है। जैसे इस प्रकार खर्चों में फ्रैट ऑन परचेज हो गया, कमीशन ऑन परचेज हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, इस प्रकार के खर्चे हैं वो सीधे क्रय के आधार पर बांटे जा सकते हैं। थर्ड हमारा है घेरे गए क्षेत्रफल का आधार, एरिया बेसिस। जिन विभागों का संबंध पूर्णतः स्थान से संबंधित होता है उनका बंटवारा जिन खर्चों का, ये हमारा एक्सपेंस खर्चे आएंगे यहाँ पे, जिन खर्चों का संबंध पूर्णतः स्थान से संबंधित होता है उनका बंटवारा विभिन्न विभागों द्वारा घेरे गए स्थान के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका सीधा संबंध एरिया से होता है, जैसे रेंट एंड टैक्स, ये एरिया बेसिस हो गया। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग रिपेयर के लिए कोई एक्सपेंसेस है, तो मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट है ए बी सी, तो ए ने जितना स्थान घेरा उसका रिपेयर का हिस्सा उसको आ जाएगा, बी ने जितना स्थान घेरा उसका बी का आ जाएगा, और सी ने जितना स्थान घेरा उसका सी को मिल जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन उसको हम एरिया बेसिस बांट सकते हैं। क्लीनिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग, यानी जो सीधे एरिया संबंधित खर्चे होते हैं उनको हम एरिया बेस पे बांट देंगे। फोर्थ है प्रत्यक्ष मजदूरी का आधार, बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। श्रम कल्याण से संबंधित सभी व्ययों का बंटवारा विभागों की मजदूरी के अनुपात में किया जाता है। पब में जो लेबर वेलफेयर के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम लेबर के रेशियो में बांट देंगे, जैसे कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, कैंटीन एक्सपेंसेस, और भी कोई जैसे चिकित्सा व्यय है मजदूरों के लिए, तो इस प्रकार के जो खर्चे हैं उनको हम डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांट देंगे। अब है अदर बेसिस, अन्य आधार कौन कौन सकते हैं। फर्स्ट हमारा है प्रकाश, लाइटिंग एंड हीटिंग। इस पर होने वाले व्यय का बंटवारा प्रयोग हुए यूनिट्स के आधार पर करना है। मीटर लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यूनिट्स में बांट लेंगे, और अगर मीटर नहीं लगा हुआ है, यूनिट्स उपलब्ध नहीं हो रही है, तो हम पॉइंट्स के आधार पर, पॉइंट्स यानी जो बल्ब लगा रखे हैं जो भी उन रेशियो पे हम बांट लेंगे, और पॉइंट भी नहीं है तो एरिया के अनुपात में बांटा जा सकता है लाइटिंग एंड हीटिंग को। सेकंड है फर्नीचर तथा मशीन पर डेप्रिसिएशन और उसकी मरम्मत। ये राशि उस विभाग में डेबिट की जाती है जहाँ पर यह मशीन तथा फर्नीचर प्रयोग में किया जाता है। यदि संपत्तियों का मूल्य ज्ञात नहीं है, पहले तुम क्या करते हैं, जितना मशीन जितनी फर्नीचर जिस विभाग में काम में लिया जा रहा है उसकी वैल्यू ले लेंगे, संपत्ति का मूल्य लेके उस रेशियो बांट सकते हैं। अगर आपको संपत्ति का मूल्य पता नहीं है तो बिक्री के आधार पर हम उसको बांट देंगे। नेक्स्ट है बीमा प्रीमियम। अगर प्रीमियम विविध संपत्ति का जो मूल्य है उसको हम उस अनुपात में बांट देंगे। जैसे मशीन का है, मशीन कोई इंश्योरेंस करा रखा है तो हम उसकी वैल्यू के हिसाब से, जिस मशीन का प्रयोग जहाँ हो रहा है उसकी वैल्यू के हिसाब से हम उसको बांट देंगे। और माल के संबंध में कोई बीमा है तो उसका प्रीमियम है तो उसको एवरेज स्टॉक के अनुपात में बांट देंगे। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति पावर। ये वे या तो मीटर के आधार पर बढ़ते हैं, और मीटर न होने पर प्रत्येक विभाग में प्रयोग की जाने वाली मशीनों के हॉर्स पावर, यानी एचपी हॉर्स पावर इंटू आवर्स, कितने आवर्स ये मशीन चली है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अलग डिपार्टमेंट्स की जो पावर है उनको हम उस रेशियो में बांट लेंगे। थर्ड है हमारा जो पॉइंट है वो है ऐसी मदें जो बांटी नहीं जा सकती है। कुछ मदें इस प्रकार की होती है जो न तो किसी विभाग से संबंधित होती है और न उसका विभिन्न विभागों में बंटवारा किया जा सकता है। ऐसे कई एक्शंस होते हैं जिनको हम न तो बांट सकते हैं, ना जो किसी डिपार्टमेंट से भी संबंधित नहीं होती, विभिन्न विभागों में बंटवारा नहीं हो सकता। तो ऐसी मदों को जनरल P&L अकाउंट में एक हम बनाएंगे, अलग से P&L हम लिखेंगे, जनरल P&L अकाउंट में दिखाएंगे। ऐसी मदें कौन कौन सी, डिविडेंड हो गया, इनकम टैक्स है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, फीस ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर फीस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड और डिबेंचर, डिविडेंड रिसीव्ड, ये एक्सपेंसेस, ये हमारी इनकम होगी, ट्रांसफ़र फीस है। तो इस टाइप की जो एक्सपेंसेस या इनकम है वो उसको हम जनरल P&L अकाउंट पे दिखाएंगे, जो इस डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अलावा बनेगा। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अंतर विभागीय लेनदेन, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन। एक विभाग
विभागीय भंडार के विभिन्न विभाग एक दूसरे को परस्पर माल अथवा सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। कई डिपार्टमेंट हैं वो आपस में माल बेचते हैं या आपस में सेवाएं देते हैं, तो माल अथवा सेवाओं के आदान प्रदान की यह क्रिया अंतर विभागीय हस्तांतरण कहलाती है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन कहलाती है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है, अगर माल का अंतर विभागीय हस्तांतरण लागत मूल्य पर होने की दिशा में, अगर कॉस्ट पे किया जा रहा है माल का हस्तांतरण, तो इस दशा में लागत मूल्य पर किए गए माल के अंतर विभागीय हस्तांतरण के लिए कोई लेखा समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट पे माल भेजा जा रहा है, क्योंकि उसी जो डिपार्टमेंटल जो सभी डिपार्टमेंट्स का मालिक एक ही होता है, कॉस्ट पे माल चाहे कहीं पड़ा रहे तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो विभागीय व्यापार खाते में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट पक्ष में हस्तांतरण पाने वाले डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, जो रिसीवर है उसके कॉलम में दिखा देंगे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करके इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र डेबिट साइड में दिखा के, और जो रिसीवर है जैसे मान लो ए बी सी 3 कॉलम बनाए हमने, तो बी रिसीवर होगा तो बी के कॉलम में हम वो अमाउंट दिखा देंगे, और उस साइड में क्रेडिट साइड में बाई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र दिखा के जो गिवर है जो भेज रहा है माल उसके कॉलम हम वो अमाउंट दिखा देंगे। अब माल का अंतर विभागीय हस्तांतरण विक्रय मूल्य पर होने पर, अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल विक्रय मूल्य पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी प्रॉफिट जोड़ के भेजा जा रहा है, तो जब एक विभाग द्वारा अन्य विभागों को माल बिक्री मूल्य पर हस्तांतरण किया जाता है, तो उस दशा में यह हस्तांतरण माल भेजने वाले विभाग की बिक्री मान ली जाएगी। एक मान लो ए डिपार्टमेंट ने 20% प्रॉफिट जोड़ करके बी डिपार्टमेंट को माल भेजा है, तो हम जो ए डिपार्टमेंट ने माल भेजा वो उस डिपार्टमेंट की बिक्री मानी जाएगी। और बिक्री संबंधी व्ययों के अनुभाजन हेतु विक्रय अनुपात की गणना में इस हस्तांतरण को भी शामिल करना होता है, यानी जो हम बिक्री संबंधी खर्चों का अनुपात निकालेंगे तो ऐसे भी ट्रांसफ़र जो बिक्री मूल्य पर किए गए हैं उनको हम ऐड करके फिर वो रेशियो निकालेंगे। परंतु यहाँ समस्या दूसरी उत्पन्न होती है कि सभी विभागों का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है, तो तब सभी विभागों का अलग अलग लाभ हानि ज्ञात करने के पश्चात संपूर्ण व्यवसाय का लाभ हानि भी जानना चाहता है। मैं मान लो किसी व्यक्ति के ए बी सी तीन प्रकार के डिपार्टमेंट खोल रखे हैं उसने, और तीनों का जो प्रॉफिट इंक्लूड होके ही उस व्यक्ति का या प्रॉफिट होगा। तो ए ने अगर बी को माल भेजा है प्रॉफिट जोड़ के, बी ने सी को भेजा है, अगर ये माल बिक गया तो ये बाज़ार से प्रॉफिट वसूल हो गया है। अगर ये माल पड़ा है क्लोजिंग स्टॉक में, ऐसा माल पड़ा है जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आया हुआ है, तो उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूड है वो हमारा नए वसूल हुआ लाभ होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो बाज़ार में बिका नहीं और वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट हमने जोड़ के भेज दिया, तो ऐसा बचा हुआ माल तो एक विभाग से दूसरे विभाग में आया हुआ है, तो इस माल में भेजने वाले विभाग द्वारा चार्ज किए गए लाभ का एक अंश भी सम्मिलित होता है, क्योंकि उसने प्रॉफिट जोड़ के भेजा है। जो नए वसूल हुआ लाभ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है। इस नए व वसूल लाभ का उचित समायोजन करना आवश्यक होता है, तो उसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसे क्या करना है, नए वसूल हुए लाभ का लेखा समायोजन क्या होगा, एक विभागीय भंडार के स्वामी द्वारा अपने संपूर्ण व्यवसाय का लाभ हानि जानने हेतु किसी भी विभाग के अंतिम स्टॉक में सम्मिलित नए वसूल हुए लाभ की राशि में से एक संचय निर्माण किया जाता है। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, तो उसके लिए एक वो संचय बनाएगा, रिजर्व बनाएगा, जिसे नए वसूल हुए लाभ के लिए संचय रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहा जाता है, जिसकी प्रोसीजर प्रकार होगी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जनरल P&L दिखाएंगे हम, टू प्रोविजन ऑब्लिक रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट, या इसको हम स्टॉक रिजर्व भी कह सकते हैं। अब हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नए वसूल हुआ लाभ निकालने के लिए हस्तांतरण करने वाले विभाग से प्राप्त माल में से बचे हुए स्टॉक का हस्तांतरित मूल्य, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजा गया स्टॉक पड़ा है, इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ ऑन सेल्स, जीपी रेट कौन सी, हस्तांतरण करने वाले विभाग जो भेज रहा है उस विभाग की
जो जीपी रेट है ऑन सेल्स वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नया वसूल हुआ लाभ आ जाएगा। अगले वर्ष के प्रारंभ में चूंकि अंतिम स्टॉक ही प्राइमरी स्टॉक के रूप में दिखाया जाता है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल में ओपनिंग स्टॉक होगा तो उसी में वो प्रॉफिट ऐड होगा। तो इस नए वसूल लाभ के लिए हम क्या करेंगे, जनरल P&L अकाउंट में डेबिट के अब क्या करेंगे, अब वर्ष के प्रारंभ में पुनः क्रेडिट कर देंगे। तो रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट DR टू जनरल P&L अकाउंट, ये एंट्री हम करेंगे। इससे हमारा जो ओपनिंग स्टॉक में था वो जनरल ओपनिंग स्टॉक में स्टॉक जो पड़ा था उसको अलग कर देंगे और एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। धन्यवाद। अगली क्लास में हम इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे।